वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा, नमस्ते सभी को। आज हम हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को बहुत कम बातें पढ़नी है, बहुत छोटा सा टाइम ड्यूरेशन का चैप्टर होगा हमारा। बट पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो नई चीजें, नई चीजों को पढ़ने से पहले पुरानी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, है ना। कि भाई हमने कल क्या क्या पढ़ा, उसमें से हमने क्या समझा, क्या कुछ जो नहीं समझ में आया वो आज आ जाएगा, है ना। तो देन हम नई चीजों की तरफ क्या करेंगे, आ, अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था 12th क्लास का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने इसके बारे में थोड़ी बात करना स्टार्ट किया कि भाई कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं फिजिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं एट रेस्ट पोजीशन पर। ठीक है। नेक्स्ट बात हमने की थी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक इंटरेंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो मैटर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। तीसरी बात हमने ये करी थी कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम, है ना। और अदर जितने भी सिस्टम है ना, जैसे कि एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है ना, एफपीएस सिस्टम है, तो सब में चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम ही होती है। ये एक यूनिवर्सल यूनिट है। ओके। हाँ, और कुछ फर्दर चेंजेस भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर में यही होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात हमने ये करी थी कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशंस क्या होती है। तो वो होती है m0 l0 t1 a1, है ना। ए की जगह आई भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात हमने ये करी कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कितना टाइप का होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। आई बात समझ में। उसके बाद में हमने बात करी कि जब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज को गेन कर रही है, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका ये मतलब है उसके मास में भी क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, उसका मास भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद में हमने बात ये करी कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, ये इसके क्या क्या गुण है वो हम देखेंगे। इसके प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि भाई ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। उसके बाद में दूसरी बात करी कि भाई ये एक वेलोसिटी इंडिपेंडेंट और मास डिपेंडेंट क्वांटिटी। कंफ्यूज नहीं होना है, मास पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। ठीक है। मींस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, बट मास इसके मैग्नीट्यूड पर क्या डालेगा, असर डालेगा। अगर आप लोग मास इसको और ज्यादा दे दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए मास डिपेंडेंट है। फिर हमने पढ़ा कि भाई अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, और कल मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो। ठीक है। नेक्स्ट बात हमने करी कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड का मींस इसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसके बारे में हमें डिटेल में 8th चैप्टर में पढ़ना है। तब तक के लिए हमने जो सादा ज्ञान है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है वो हमने देख ली थी कल के वीडियो में, है ना। नेक्स्ट बात, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। यहाँ तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आगे से हम लोग स्टार्ट कर सके, और मैं रोज यही करूंगा, पहले रिवीजन देन फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये एडिटिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है। एडिटिविटी का मतलब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर n नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे Q1 है, Q2, Q3, माइनस Q1, माइनस Q2, माइनस Q3, माइनस Q5, है ना, +10, है ना, इस तरीके से। तो इन सभी चार्जेस को तो हम जान रहे हैं इंडिविजुअली इनके ऊपर इतना है, लेकिन जिस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उस सिस्टम का होल चार्ज कितना है,
तो वो निकालने के लिए सिंपली हम इन सारे चार्जेस का क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे विद देयर सिंबल। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव सिंबल ले लेंगे, और कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव सिंबल ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, जिससे हमें पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या होगा पता चल जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो एक बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। उसके अंदर हमने ये देखा कि भाई ये जो चार्ज है इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मींस यूनिवर्स का जितना भी चार्ज है वो सारा क्या है, न्यूट्रल है। यूनिवर्स पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल कंडीशन में होता है हमारा यूनिवर्स। मींस कोई भी चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप लोग। चार्ज हमेशा जितना शुरू में था उतना ही हमेशा रहेगा। हाँ, मास बढ़ेगा तो वैसे भी अपने आप वो बढ़ जाएगा, है ना, और वैसे भी क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल कंडीशन में ही बनेगा। अगर बनेगा भी है नया, यूनिवर्स खुद बनाएगा उसको, तो न्यूट्रल कंडीशन में ही बनेगा वो, है ना। मींस यूनिवर्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये भी पढ़ा था कि भाई चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो पड़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि भाई चार्ज जो है वो एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी ना होकर के एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है ना, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और उन पैकेट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। और किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वेयर हमारे पास फॉर्मूला निकला था Q इक्वल टू N, है ना। ये बात ध्यान में रखें। अब हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे हमारा आज का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे। इसमें दो मेथड्स हम बेसिकली पढ़ते हैं, बाकी बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना। फ्रिक्शन है, कंडक्शन है, और देन हम देखेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। फिर थोड़ी सी जानकारी हम इसके बियॉन्ड भी ले लेंगे, है ना। या मैं आपको कोशिश करूंगा कि मिल्किन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी बता सकूं, नहीं तो हम उसको केमिस्ट्री में वैसे भी पढ़ने वाले हैं 11th में, है ना। चलिए अब स्टार्ट करें। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब आप गौर से समझना। देखिए, मेरे पास में एक ये न्यूट्रल बॉडी है और एक मेरे पास में ये चार्ज्ड बॉडी है। अब मुझे क्या करना है कि इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है। क्या करना है, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज। लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इस न्यूट्रल बॉडी को ऐसे रब करूंगा ताकि इस पे चार्ज जनरेट हो जाए, या मैं इस न्यूट्रल बॉडी को किसी भी सर्किट से जोड़ दूंगा तो इसमें चार्ज आ जाए। नहीं, विदाउट कनेक्शन मुझे इस इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है। तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास में एक ये क्या है, चार्ज बॉडी। तो जैसे ही मैं इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेकर के आऊंगा, और बिना किसी कांटेक्ट के, मतलब मैं इसको कांटेक्ट में नहीं ला रहा हूं, मैं इनको जोड़ नहीं रहा हूं, है ना। तो जैसे ही मैं इनको कांटेक्ट में लेकर के आऊंगा, मतलब विदाउट इनको टच किए, इस तरह कनेक्ट नहीं करूंगा, बस कांटेक्ट में एक दूसरे के पास में लेकर के आऊंगा, उतने में ये न्यूट्रल बॉडी है ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं आपके लिए डेफिनेशन बोलूं, डेफिनेशन में आप लिख सकते हो ये द प्रोसेस बाय विच अ न्यूट्रल बॉडी गेट्स चार्ज बाय ब्रिंग आउट अ चार्ज बॉडी नियर बाय इट। मीन्स ये मान लो मेरे पास में कोई न्यूट्रल बॉडी है ना, इस पर रेंडम चार्जेस है, माइनस प्लस इस तरीके से, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉजिटिव चार्जेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही नेगेटिव चार्जेस। मींस ये एक न्यूट्रल बॉडी हो गई, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो गए। अब मान लो मेरे पास में एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है,
मैं पॉजिटिवली चार्ज ले रहा हूँ, मैं खुद भी पॉजिटिव। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेकर के आता हूँ, तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितने भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मान लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उनका क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसा होगा? रीअरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगी? ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। मींस इस बॉडी का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो तो इस रॉड की तरफ आ जाएगा, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। ठीक है, ये भी चार्ज की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे। दोनों ही कैसे होंगे? नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, और अगर दोनों अलग नेचर के तो अट्रैक्ट करेंगे। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने आपको ये नहीं बताई। बाकी आप ये भी लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो जैसे ही मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास में चार्ज बॉडी लेकर के आऊंगा, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये क्या करेगी? जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको तो अट्रैक्ट कर लेगी, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल कर देगी। ठीक है, तो इसने सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया, और सारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर दिया। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब मैं इस चार्ज बॉडी को मूव करूंगा, क्या करूंगा? मूव करूंगा। मान लो मैंने यहाँ पकड़ के रखी है इस चार्ज बॉडी, है ना, इसके अंदर चार्ज भी इतना ही है, मुझे झटका ना लगे इतना चार्ज है बस, है ना। अब मैं क्या करूंगा? जैसे जैसे इस चार्ज बॉडी को दूर लेता जाऊंगा, तो वैसे वैसे ये न्यूट्रल बॉडी जो कि अब नेगेटिवली चार्ज हो गई है, ये हमारे पास आने की कोशिश करेगी। ये पास आएगी मींस अट्रैक्शन होगा। तो कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, तो अट्रैक्शन होगा, ऑलवेज अट्रैक्शन, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो चार्ज हुई है, कौन? न्यूट्रल बॉडी, वो हमेशा उस चार्ज बॉडी से क्या होगी? अट्रैक्ट होगी। जैसा आपने बचपन में किया होगा, भाई कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के आपने जब स्केल को अपने बालों में इस तरीके से रब किया होगा, और आपने उन कागज के टुकड़ों के पास में उस स्केल को रखा होगा, तो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं, है ना। ये सबने किया होगा, मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा, और आगे आने वाले बच्चे जाने हैं, उनका काम जाने हैं, उन्होंने किया नहीं किया, हमने तो कर रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उस स्केल को रब करने की वजह से उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है। अब मान लो कि भाई मैं उन न्यूट्रल कागज के पीसेस के पास में उस चार्ज स्केल को लेकर के आऊंगा, तो वो न्यूट्रल जो कागज के टुकड़े हैं वो क्या होंगे? उस रॉड, उस स्केल से क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, इसमें चार्ज का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। वापस से रीअरेंजमेंट या रीडिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। वैसे रीअरेंजमेंट बोलो तो और अच्छी बात है, ये रीअरेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव सारे रिपेयर हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। उल्टा अगर करें हम कि भाई नेगेटिवली चार्ज रॉड लाएं, तो पॉजिटिव चार्ज सारा इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, बट होगा हमेशा ही क्या? अट्रैक्शन। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग में भी पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लेकर के आए, है ना। लेकिन मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे और एक कंडक्शन पढ़ेंगे। देखो, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि किन्हीं दो चीजों को आपस में रब करके और हम क्या करेंगे? चार्ज जनरेट करेंगे। जैसे मान लो आप लोग किसी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते हो, किसी भी शादी ब्याह में गए, और मान लो आप प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ गए,
अब प्लास्टिक की कुर्सी पर आप बैठोगे, कभी आड़े हुए, कभी टेढ़े हुए, कभी मेढ़े हुए, है ना। जैसे ये मान लो ये प्लास्टिक की हमारे पास में चेयर है, ठीक है, इस पर बैठ करके ना आप आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे हुए, तो उसकी वजह से क्या होगा, रब होने की वजह से उस आपकी बॉडी के अंदर उस कुर्सी का जितना भी चार्ज हो, कुर्सी के ऊपर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके ऊपर आ जाएंगे। अब रब करने पर आपको रब किया है ना, मैंने मैंने खुद को रब किया है इस कुर्सी के ऊपर, तो मेरे ऊपर चार्ज आ गए, ठीक है ना। जैसे मेरे ऊपर चार्ज आया या मेरे ऊपर से इलेक्ट्रॉन इस कुर्सी के अंदर चले गए, ठीक है, और जैसे ही मैंने किसी दूसरी चीज को टच किया तो मुझे झटका लगा, तो वो झटका लगने का कारण ही यही है कि आप में चार्ज जनरेट हो गया। अब आपके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जैसे आपने उसको टच किया, आपको करंट लगा, जो इलेक्ट्रॉन थे वो आपके पास में वापस आ गए, ठीक है। दूसरी किसी चीज को टच करने से नहीं, कुर्सी को ही टच करने पर आपको करंट लगेगा, ठीक है ना। जब आप कुर्सी से उठोगे तो करंट लगेगा अपने आगे, किसी दूसरे को छू लोगे तो भी करंट लग जाएगा, है ना। ये होता है चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से किस तरीके से होगा कि किसी दो चीजों को एक साथ में रब करने पर, है ना, जिस चीज से आप रब कर रहे हो ना, जिस चीज से रब कर रहे हो उससे तो चार्ज जाएगा, और जिस चीज को रब कर रहे हो ना उस पर चार्ज आएगा। जैसे मान लो ये मेरे पास में ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड को मैंने सिल्क के कपड़े से रब किया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सिल्क के कपड़े से रब किया, तो जिस कपड़े से मैंने रब किया है ना, वो कपड़े के चार्ज कहाँ चले जाएंगे, इसमें। चार्ज कौन हो रहा है, रोड हो रही है, चार्ज किसका जा रहा है, सिल्क के कपड़े का जा रहा है, तो ये कपड़ा जब मैं इस पे रब करूंगा तो इस रॉड के ऊपर चार्ज है, और देन अगर मैंने इस रॉड को टच किया तो मुझे माइनस सा शॉक लगेगा, ये झटका लगेगा, ठीक है। अगला मेथड है बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन से कैसे, मान लो ये मेरे पास में कोई चार्ज बॉडी है, और एक मेरे पास में यहाँ कोई एक न्यूट्रल बॉडी। अब मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी चार्ज को क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता है, मतलब प्रोड्यूस कर सकता हूँ। बट मैं क्या करूंगा, बाय कंडक्शन से क्या करूंगा, चार्ज को प्रोड्यूस करूंगा इस न्यूट्रल बॉडी पे। तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज बॉडी से एक वायर लूंगा, उस वायर को कनेक्ट करके इस न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर दूंगा। तो जब तक इन दोनों का चार्ज सेम नहीं होगा, इस चार्ज बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा और इस न्यूट्रल बॉडी के पास में जाता रहेगा। जैसे ये न्यूट्रल बॉडी और ये चार्ज बॉडी दोनों का चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, देन ये चार्ज इस वायर से फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और मैं इस वायर को हटा दूंगा तो दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएगी। अब मान लो मैं एक छोटा सा मेथड और बता देता हूँ, इसका अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है या ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, कि भाई अगर मान लो मेरी ये जो न्यूट्रल बॉडी है, ये इस तरफ तो इसके नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इंडक्शन से मैंने चार्ज जनरेट किया है। तो अगर मान लो मुझे इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रखना है, तो मैं इसकी ये जो दूसरी वाली साइड है ना, ये वाली जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। इसकी क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। और अर्थिंग करने से ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और ये पूरी की पूरी बॉडी कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आई बात समझ में। अब इतनी बातें तो हमने पढ़ ली, लेकिन भाई अगर सर आप कह रहे हो कि भाई चार्ज दिखाई नहीं देता है, ठीक है, बाहर से देखने पे नहीं दिखाई देता, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, ठीक है, चलो फील हम कर लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, और सबसे बढ़िया डिवाइस, या मान लो कि सबसे प्राचीन डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, या हमारी बुक में जिसका जिक्र है, उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है उसका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है भाई, तो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये चार्ज को डिटेक्ट करता है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। अगर हम इस डिवाइस के पास में उसको ले जाएंगे ना,
तो डिटेक्ट कर लेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने बोला डिटेक्ट करेगा, ये नहीं बता सकता कि उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, बस ये उतना ही बता पाएगा कि है या नहीं है चार्ज। ठीक है भाई, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसा दिखता है, तो इसका एक डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, ऊपर जो है, ऊपर से तो ये कवर होता है, ठीक है, और एक ग्लास का कंटेनर होता है। ये किसका कंटेनर है, ग्लास का कंटेनर हो सकता है ना, वैसे होता ग्लास का है, आप प्लास्टिक से भी बना सकते हो, प्लास्टिक की बोतल से, है ना। ये ग्लास का कंटेनर है जो ऊपर से बंद है, ठीक है, ऊपर से बंद है, और इसके बीच में से एक मेटल की रॉड हमने अंदर की तरफ पास कर रखी है, आपको दिख रहा होगा ये मेटल की रॉड है। ठीक है, ये तो ग्लास चेम्बर है। ठीक है, ये मेटल की रॉड है जो हमने इसके सेंटर से क्या कर रखी है, पास कर रखी है। और ये जो नीचे दो आपको लीफ दिखाई दे रही है ना, ये गोल्ड की पन्नियां है ना, सोने की परत होती है ना, गोल्ड लीफ। जैसे आपने काजू कतली खाई होगी, काजू कतली के ऊपर चांदी का क्या चढ़ा होता है, कवर चढ़ा होता है ना, चांदी की वो कर रखी होती है, चांदी की बर्फी चढ़ी होती है ना। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास में गोल्ड लीफ है। आप इसकी जगह कोई भी मेटल की जगह ले सकते हो, लीफ ले सकते हो, यानी कोई भी मेटल है उसको बढ़िया पीट पीट के बिल्कुल पतला कर लो, और देन आप उसको किसी वायर से अटैच करके और एक बोतल के अंदर डाल लो, बोतल के ढक्कन में से उस वायर को निकाल लो। ठीक है, बस शर्त ये है कि वो जो लीफ आप बनाओगे मेटल की, वो हल्की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हल्की। ये मेटल की रॉड है जो इसके बीच में सेंटर से पास हो रही है और अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, ताकि बाहर का कोई इंफ्लुएंस इसके ऊपर ना हो सके। अब मान लो ये जो मेटल की रॉड है और ये जो गोल्ड लीफ है, गोल्ड और मेटल, भले ये आयरन की रॉड हो सकती है या एल्यूमिनियम की रॉड हो सकती है, किसी की भी रॉड हो सकती है तो मेटल ही है, और गोल्ड भी अपने आप में एक मेटल है। तो इनके पास में कल ही बता दिया था कि क्या प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे रूम टेम्परेचर पर। बस ये बात है कि वो इनकी सरफेस के अंदर है, इनकी सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास रूम टेम्परेचर पर। तो अब ये क्या करेंगे कि जैसे मान लो मैं इसके पास में कोई बॉडी लेकर के आया, चार्ज बॉडी, अब मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, या मान लेते हैं अपन ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ना। तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो इनके अंदर घूम रहे इस मेटल की रॉड में और गोल्ड लीफ में, वो सारे के सारे इससे रिपेल होकर सबसे दूर चले जाएंगे। अब दूर वो कितना जा सकते हैं, तो दूर वो इन गोल्ड की लीफ तक ही जा सकते हैं। तो सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इन गोल्ड लीफ पर आ जाएगा, और ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ये पॉजिटिव यानी कि अपोजिट चार्ज को क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, तो देखो ये मेटल की रॉड है, मान लो ये मेरा हाथ है, मेटल की रॉड है। ठीक है, जैसे मैं इसके पास में नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आया, तो इस मेटल की रॉड पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो सभी इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी से दूर चले गए। दूर कितना जा सकते हैं, वो इन गोल्ड की लीफ पर जा सकते हैं। ठीक है, और सारा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर के कहा गया, इस रॉड के एकदम सिरे पर आ गया, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, नहीं कर लिया। तो अब ये जैसे ही इस इन दोनों गोल्ड लीफ के ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, ये दोनों गोल्ड लीफ क्या हो जाएंगी, इस तरीके से एक दूसरे से रिपेल हो जाएगी।
यही कंडीशन पॉजिटिव चार्ज के लिए भी हो सकती है कि भाई पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए तो सारा पॉजिटिव चार्ज नीचे, सारा नेगेटिव ऊपर, फिर भी गोल्ड लीफ क्या होंगी, इस तरीके से रिपेल ही होंगी। आई बात समझ में? दोनों कंडीशन में गोल्ड लीफ क्या होगी, रिपेल होगी। इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है ना। हम बस ये बता सकते हैं कि भाई इस पे चार्ज है या नहीं। आई बात समझ में? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपके लिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, मैं आप कमेंट पढ़ के और आपको उस सवाल का जवाब भी बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तो आज के लिए ये बहुत है मेरे हिसाब से। और आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स जो हैं वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको तुरंत क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि भाई आप लोगों को जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके नोट्स की कॉपी में लिख लो। देन जब एग्जाम में जाओ तो भाई मेरे नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ वो पढ़ के चले जाना, है ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही, कल हम आगे और पढ़ेंगे। अब कल से जो हमारा चैप्टर है ना उसमें डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स जो है वो हम चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे जब, उसके बाद हम एक एक करके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो करेंगे, है ना। वरना हम टेलीग्राम पर तो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा ही देंगे, है ना। और आप भी क्या है कि जैसे जैसे एक एक टॉपिक होता जाए क्वेश्चंस करते रहो, है ना। कोई भी एक किताब ले लो, आर डी शर्मा ले लो, आर डी शर्मा सॉरी मैथ्स के लिए, वो एस एल अग्रवाल की किताब है ना। एच सी वर्मा तो बहुत भारी है, उसको रहने देना। आप तो ये एस एल अग्रवाल की जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है वो ले लेना, और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना। सारे तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर और सॉल्यूशन भी होंगे, है ना। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, राम जी।